अभी तक हमने देखा कि भैरवगढ़ गांव में कोई बुरा साया होता है, जिस वजह से उस गांव में कोई भी लड़का 18 साल का होता उसकी अजीबोगरीब तरीके से आकस्मिक मौत हो जाती है। रमेश इस रहस्य का पता लगाने कब्रिस्तान जाता है और वहां कुछ ऐसा देखता जिससे वह बेहोश हो जाता है। क्या देखा उसने, जानने के लिए आगे देखिए। इस भयानक दृश्य को देखकर रमेश घबराकर गिर जाता है। कब्रिस्तान का यह पल बहुत ही रहस्यमय होता जा रहा था। अजीबो तरीके की आवाज आ रही थी। तभी कब्रिस्तान से काला साया धीरे धीरे रमेश की ओर बढ़ता है। रमेश के कानों तक उसकी आहट पहुंचते ही अचानक वो घबरा के खड़ा हो जाता है। तभी अचानक किसी लड़की के हंसने की आवाज रमेश के कानों में बेहद पास से महसूस हुई। वो बार बार इधर उधर पलटकर अपने चारों तरफ देख रहा था, लेकिन उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। तभी सामने एक जले हुए पेड़ के पीछे से आवाज सुनाई दी। कौन है? कौन है? सामने आओ। देखो, मैं जानता हूँ तुम हो वहां पर। मुझसे छुपने की जरूरत नहीं है, सामने आओ। तभी अचानक कब्रिस्तान पर चलने वाली घनघोर हवा और भयानक आवाजें रुक गई और वहां से चला जाता है। कुछ देर में वह जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गया। उसके घर के बाहर चारों तरफ लाल रंग का सिंदूर फैला हुआ था और घर की दीवारों पर किसी ने खून से क्रॉस का निशान बनाया हुआ था। सुमेर और जानकी आंगन में बिलक बिलक कर रो रहे थे। गांव के कुछ लोग भी वहां पर इकट्ठा हो। अरे रमेश बेटा, हाथ जोड़ते हैं हम तुम्हारे, चले जाओ यहाँ से। ये देखो देखो, ये सब क्या हो गया? क्या हुआ काका? किसने किया ये सब? कौन करेगा? तो बंगालन चुड़ैल है ना, वही ये सब कर रही है। अरे आप लोग इस अंधविश्वास से कब बाहर निकलोगे? कोई चुड़ैल नहीं है। अच्छा, तो जानते हो तुम्हारे घर के बाहर ये किसने किया है? पता है, राम किशन का बेटा कल रात को खेत में मरा हुआ मिला है। क्या? अरे पर कैसे कैसे हुई उसकी मौत? कैसे होगी बेटा? गला काट कर पूरा का पूरा सिर चबा गई वो चुड़ैल। उसका सारा खून पी गई वो। कितनी दफा कहा था हमने उससे कि अपने बेटे को 18 साल का होने से पहले दूसरे गांव भेज दे, पर राम किशन ने हमारी बात नहीं मानी। लेकिन उसमें उसकी क्या गलती है? उसे डर था कि बेटा कब्रिस्तान होते हुए गुजरेगा तो कहीं वो चुड़ैल उसे 18 साल के होने से पहले ही ना खा बैठे। ये सब बेकार की बातें हैं, मुझे सच का पता लगाना होगा। अरे हम नहीं चाहते कि हमारे गांव के सरपंच के बेटे का भी वही हश्र हो जो दूसरे बच्चों का हुआ है। देखो बेटा, तुम्हारा 18वां जन्मदिन निकट है। अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। चले जाओ बेटा। गांव के सभी लोग मिलकर रमेश को समझाने की कोशिश करते हैं, पर रमेश किसी की बात नहीं मानता। रात होने पर एक बार फिर किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। सुना इन आवाजों को? ये है इस गांव की सच्चाई। तू समझ क्यों नहीं रहा बेटा? क्या माँ, मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। रमेश की इस बात को सुनकर सुमेर और जानकी और घबरा जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि शायद अब बंगालन चुड़ैल का अगला शिकार रमेश ही है, और एक बार फिर वो दोनों पूरी रात जागकर बिता देते हैं। इसी तरह अगली रात भी सुमेर और जानकी जागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार आधी रात के बाद उनकी आंख लग जाती है। सुबह के लगभग 5 बजे जैसे ही जानकी की आंख खुलती है तो रमेश को अपने कमरे में नाक पाकर घबरा जाती है। देखिए ना, रमेश घर में नहीं है।
हमारा बेटा कहाँ चला गया? जाइए उसे ढूंढ कर लाइए। जानकी और सुमेर अपने आसपास रहने वाले लोगों को जगाते हैं और सारे लोग गांव के कब्रिस्तान की ओर चल देते हैं। चलते चलते उनकी नज़र एक पेड़ के पास पड़ती है जहां पर एक लाश पड़ी थी। उसका मुंह पूरी तरह से जला हुआ था और शरीर से खून टपक रहा था। ये देख गांव वालों के होश उड़ गए। लोगों के बीच चीख पुकार मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर हो क्या रहा है। ये लाश किसकी है? मार डाला। हाय रे, उस चुड़ैल ने मेरे बेटे को मार डाला। और इतना कहते कहते जानकी बेहोश हो जाती है। रोता बिलखता सुमेर अपनी पत्नी को लेकर घर आ जाता है और रमेश की मौत का मातम मनाने लगता है। अब सभी ने यह मान लिया था कि रमेश को उस चुड़ैल ने शिकार बना लिया है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। सुमेर और जानकी अभी तक अपने बेटे की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए थे। गांव में अब एक भी जवान लड़का बाकी नहीं रहा था। ज़्यादातर लोगों को बंगालन चुड़ैल अपना शिकार बना चुकी थी और बाकी बचे हुए गांव छोड़कर जा चुके थे। दिन बीतते गए और अब रमेश के 18वें जन्मदिन का दिन आ गया था। उस दिन अचानक से तेज धूप के बीच काले बादल छा गए। ये कैसा मायूस माहौल है? लगता है बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अरे आज रमेश का 18वां जन्मदिन है, लेकिन उस चुड़ैल ने पहले ही खा लिया है उसको। आज क्या करने आ रही है वो इस गांव में? अरे मैं तो कहता हूँ हम सबको सरपंच के घर पर इकट्ठा हो जाना चाहिए। इस बार सब मिलकर इस आफत से लड़ेंगे। गांव के लोग सरपंच के घर पहुंच जाते हैं। आसमान में घिरे काले बादलों से पूरे गांव में घनघोर अंधेरा हो जाता है। धीमी धीमी बरसात शुरू हो जाती है। भरी दोपहर के वक्त भी पूरे गांव में आधी रात जैसा माहौल हो जाता है। पूरा गांव सन्नाटे से घिर जाता है और गांव के सब लोग एक दूसरे के हाथ थामकर सुमेर के घर के आंगन में खड़े हो जाते हैं। सुनिए, हम सबको हिम्मत से काम लेना होगा। आज हमें इस मुसीबत का डटकर सामना करना होगा। और तभी एक औरत के जोर जोर से हंसने और पायलों की आवाज़ गुजगुजाने लगती है। उन पायलों की आवाज़ इस तरह थी जैसे कोई लड़की बेतहाशा नाच रही हो। वो आवाज़ें तेज और तेज होती जा रही थी। तभी अचानक आसमान से बिजली कड़कती है और गांव वालों को अपनी आंखों के सामने रमेश नजर आ जाता है। मेरा बेटा, मैंने अभी अपने बेटे को देखा। वो यहाँ पर खड़ा था। अब धीरे धीरे बारिश थमने लगती है और आसमान में उजाला होने लगता है। काजल का रंग रूप बदल जाता है। वो बहुत ज्यादा डरावनी दिखने वाली चुड़ैल में तब्दील हो जाती है। कजरी? हाँ, वही कजरी जिसकी बेटी काजल को बलात्कार करके इस गांव के जवान लड़कों ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। उस रात काजल को बचाने की मैंने बहुत कोशिश की थी कजरी। मुझे माफ कर दो, मैं उससे बचा नहीं पाया। आप ठीक कहते हैं। आपने मेरी बेटी को बचाने की बहुत कोशिश की थी और इसीलिए आज मेरी बेटी ने रावण को मुझसे बचा लिया। अरे लेकिन उन बेकसूर लड़कों को क्यों मारा तुमने? क्यों मारा उनको? अरे क्या गलती थी उनकी? गांव के उस आदमी के सवाल के जवाब में एक दहशत भरी चीख वहां गूंजने लगती है। मेरी बेटी की मौत होने के बाद मैंने भी अपनी जान दे दी थी, लेकिन मेरी आत्मा अपनी बेटी के इंसाफ के लिए तड़प रही थी और इसीलिए उसका शरीर धारण करके मैं काली पहाड़ी पर रहने लगी। जितने भी लड़कों को मैंने आज तक जिंदा निकला है वो सब वही थे जिनके परिवार के किसी न किसी सदस्य का मेरी काजल की मौत में हाथ था, और जो आज तक जिंदा है उन्हें मैंने इस गांव से बाहर इसलिए जाने दिया क्योंकि वो बेकसूर थे। फिर वो लाश किसकी थी?
मैं राहुल को मारना चाहती थी। उसकी मौत का खौफ तुम लोगों के दिल में पैदा करना था, इसलिए मैंने उस लाश का भरम पैदा किया। पर जब मेरी बेटी ने मुझे सुमेर का सच बताया तो तुम्हारे बेटे की जान बच गई। लेकिन मेरा बेटा कुछ बोलता क्यों नहीं? ये ऐसे मूर्ति की तरह क्यों चुपचाप खड़ा है? मैं उसे अभी ठीक कर देती हूँ। आज आपकी बेटी की वजह से मेरी आत्मा को शांति मिली है और अब ये गांव मेरे श्राप से मुक्त है। लेकिन मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया? मेरी आत्मा एक बार अपनी बेटे से मिलने को तड़प रही थी। राहुल की जान बचाने के लिए मेरी बेटी की आत्मा मुझसे मिलने आई और अब मेरे साथ आप सब मुक्त हैं। इतना कहकर बंगालन चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। रमेश होश में आ जाता है और रमेश की वजह से उस गांव को श्राप से मुक्ति मिल जाती है और वहाँ चैन की बंसी बजने लगती है। Like, comment, and subscribe.